सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है शुक्रवार, तारीख है 7 अप्रैल 2023। विषय है भ्रामक है विश्व खुशी रिपोर्ट 2023। यह आलेख लिखे हैं डॉक्टर अश्विनी महाजन, जो राष्ट्रीय सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच के हैं। बीते माह सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 जारी की गई। हालांकि इस रिपोर्ट में भारत को पिछले वर्ष के 136वें पायदान से बेहतर 126वें पायदान पर रखा गया है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि ऐसे कई मुल्क जो विभिन्न परिस्थितियों के चलते किसी भी हाल में खुशी के मामले में भारत से बेहतर हो ही नहीं सकते, उन्हें भी भारत से बेहतर स्थिति में दिखाया गया है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब, जहां तानाशाही व्यवस्था है, उसे तीसरे स्थान पर। यूक्रेन, जो युद्ध में बर्बाद हो चुका है, उसे 92वें स्थान पर। तुर्की, जो महंगाई के कारण टूट चुका है, उसे 106वें स्थान पर। दुनिया के सामने भीख का कटोरा के लिए खड़े पाकिस्तान 108वें स्थान पर तथा पूरी तरह से दिवालिया हो चुके श्रीलंका को 112वें स्थान पर रखा गया है। भारत, जो खाद्य पदार्थों की दृष्टि से ही नहीं बल्कि विभिन्न मामलों में उन मुल्कों से कहीं बेहतर है जो रिपोर्ट में भारत से बेहतर बताए गए हैं, ऐसे में इस रिपोर्ट के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं। यह पहली बार नहीं है कि ऐसी भ्रामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। हाल में बेल्ट हंगर हिल्फे नामक एक जर्मन एजेंसी ने भारत को भूख सूचकांक में 121 देशों की तालिका में 107वें स्थान पर रखा था। उसमें दिलचस्प यह था कि यूक्रेन ही नहीं बल्कि इराक, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, जॉर्डन आदि को भी भारत से बेहतर दिखाया गया है। सच तो यह है कि भारत इस समय खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों के संदर्भ में कई मुल्कों से आगे है। आज जब गरीब ही नहीं बल्कि अमीर मुल्क भी खाद्य पदार्थों की कमी से जूझ रहे हैं, भारत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इजराइल, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, ओमान, फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सूडान, स्विट्जरलैंड समेत कई मुल्कों को लाखों टन अनाज भेज चुका है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय प्रगति की है। लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है और आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। दुनिया की कई शक्तियों को भारत की यह प्रगति हजम नहीं हो रही है और वे विभिन्न हथकंडे अपनाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खुशी से संबंधित ऐसी अवधारणा की शुरुआत 1974 में भूटान के तत्कालीन नरेश जिग्मे शिंगे वांगचुक द्वारा राष्ट्रीय खुशी सूचकांक के नाम से की गई है। उनका मानना था कि उत्पादन में वृद्धि मात्र खुशी का सबब नहीं बन सकती, इसलिए विकास के मापन में खुशी एक महत्वपूर्ण तत्व होना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से कई देशों को लोगों की खुशी के आधार पर सूचीबद्ध करने का काम शुरू हुआ। वर्ष 2009 में प्रकाशित हैप्पी प्लैनेट सूचकांक से पता चलता है कि अमेरिका, जो अत्यंत विकसित राष्ट्र है, इसमें 143 देशों में 114वें स्थान पर था। सिंगापुर 49वें, फ्रांस 71वें, कनाडा 89वें, इंग्लैंड 74वें, जर्मनी 51वें और भारत 35वें पायदान पर था। प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के वर्तमान सूचकों के आधार पर मानव विकास सूचकांक की सूची में 131वें स्थान पर खड़ा भूटान आश्चर्यजनक रूप से खुशी सूचकांक के आधार पर 17वें स्थान पर खड़ा था। यह भी दिलचस्प है कि वर्तमान में विश्व खुशी सूचकांक में पहले स्थान वाला फिनलैंड उस रिपोर्ट में 59वें स्थान पर था।
जुलाई 2011 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में खुशी विकास के एक समग्र परिभाषा की ओर प्रस्ताव पारित किया गया तथा अप्रैल 2012 में पहली विश्व खुशी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसके उपरांत यह हर वर्ष 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के अवसर पर प्रकाशित होती है। इस सर्वेक्षण को गैलोप नाम की एक कंपनी द्वारा अंजाम दिया जाता है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि नमूना उत्तरदाताओं से खुशी के संदर्भ में विचारणीय विषयों के बारे में पूछा जाता है। जिस प्रश्नावली का इस्तेमाल किया जाता है उसमें व्यापार और आर्थिकी, नागरिक जुड़ाव, संचार एवं प्रौद्योगिकी, विविधता यानी सामाजिक मुद्दे, शिक्षा एवं परिवार, भावनाएं यानी कल्याण, पर्यावरण एवं ऊर्जा, भोजन और आवास, सरकार और राजनीति, कानून और व्यवस्था यानी सुरक्षा, स्वास्थ्य, धर्म और नैतिकता, परिवहन और रोजगार विषयों को शामिल किया जाता है। यह विचारणीय है कि जो सूचकांक सबसे पहले प्रकाशित हुआ उसमें अमेरिका और यूरोप के देश बहुत पीछे थे, लेकिन जब से यह काम पश्चिमी देशों के हाथ में आया तब से एशिया देश पीछे खिसक गए और यूरोपीय देश पहली पंक्ति में आ गए। कहा जा सकता है कि भौतिक संपत्ति और आमदनी फिर से खुशी का पैमाना बन गई तथा काम आय वाले देशों को अपनी मर्जी से ऊपर नीचे करने का काम हो रहा है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड सबसे खुश देश माना गया है। उसके बाद डेनमार्क, आयरलैंड, इजराइल और नीदरलैंड है। फिर स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और न्यूजीलैंड का स्थान है। भारत 126वें स्थान पर है, जबकि 137वें देशों की सूची में अफगानिस्तान सबसे अंतिम पायदान पर है। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया में इस रिपोर्ट के संदर्भ में तीखी प्रतिक्रियाएं आई है। इसका कारण यह है कि यूक्रेन, इराक, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, जॉर्डन को भी भारत से बेहतर दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि यूक्रेन, जो रूसी आक्रमण के बाद तबाह हो चुका है, उसे 92वें स्थान पर बताया गया है। इराक और इजराइल, जहां नागरिक अधिकार न्यूनतम स्तर पर है, वे भी विश्व के 100वें सबसे अधिक खुश देशों में है। जबकि आर्थिक दृष्टि से बर्बाद पाकिस्तान, जहां खाने के लिए दंगे हो रहे हैं, जिसकी करेंसी बदहाल है और जो कर्ज में पूरी तरह से डूबकर कंगाल है, उसे 108वें स्थान दिया गया है। खाद्य पदार्थों के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत आज दुनिया को अन्न उपलब्ध करा रहा है, जहां पिछले कुछ सालों में 3 करोड़ लोगों को आवास मुहैया कराया गया है, जिसने कोविड की त्रासदी का सबसे अच्छे तरीके से सामना किया है, जहां लगभग सभी को वैक्सीन दी जा चुकी है, जहां यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे और उसके लिए 80 करोड़ लोगों को सरकार द्वारा मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, स्वच्छता आदि के अभूतपूर्व विकास हो रहा है, उसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से पीछे दिखाने से भारत की साख तो कम नहीं होती है, लेकिन उस संस्था की साख पर बट्टा जरूर लगता है जो ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करती है। अगला विषय है उद्यम विकास में प्रगति। देश में छोटे उद्योगों के विकास को गति देने के लिए दलित और आदिवासी समुदायों तथा महिलाओं को समुचित ऋण मुहैया कराने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इस दिशा में स्टैंड अप इंडिया योजना की एक बड़ी पहल है। 7 साल से चल रही इस स्कीम के तहत अब तक 40.6 हजार करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए जा चुके हैं। इससे 1.8 लाख से अधिक उद्यमी लाभान्वित हुए हैं। समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के बिना न तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है और न ही देश का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। राष्ट्रीय विकास में वंचित समूहों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भी आवश्यक है।
ऐसा समावेशी आर्थिक वातावरण बनाने की दिशा में स्टैंड अप इंडिया स्कीम बहुत प्रभावित साबित हुए हैं, जिसमें जिन लोगों को ऋण दिया गया है उसमें 80% महिलाएं हैं। इन 1,40,787 महिला उद्यमियों में 26,889 अनुसूचित जाति तथा 8,960 अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं। इस योजना के तहत ऋण वितरण में पिछले साल आई तेजी से साबित होता है कि छोटे उद्यमियों ने महामारी से पैदा हुई समस्याओं एवं आकांक्षाओं को पीछे छोड़ दिया है। योजना के पहले 6 वर्षों में 30,160 करोड़ रुपए बतौर कर्ज बांटे गए थे, पर अकेले पिछले वित्तीय वर्ष में ही लगभग 10,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। इस योजना में प्रावधान है कि हर व्यावसायिक बैंक की हर शाख से 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज कम से कम एक अनुसूचित जाति या अन्य जनजाति तथा कम से कम एक महिला उद्यमी को उपलब्ध कराया जाएगा। इस कर्ज से लेनदार मैन्युफैक्चरिंग, सेवा, वाणिज्य और कृषि से जुड़े उद्यम को स्थापित कर सकता है। चूँकि यह स्कीम हर बैंक की हर शाखा पर लागू होती है, इसलिए कर्जों का वितरण देश के हर क्षेत्र में हुआ है। यह योजना नए उद्यमों के लिए ही है। जिन उद्यमों में एक से अधिक हिस्सेदार हैं, अगर वे इसके तहत कर्ज लेना चाहते हैं तो उनके लिए नियम यह है कि उस उद्यम में 51% से अधिक स्वामित्व अनुसूचित जाति या जनजाति या महिला वर्ग के व्यक्ति को होना चाहिए। ठेला पटरी लगाने वाले, छोटे उद्यमों वाले, दुकानदारों, छोटे सेवा प्रदाताओं आदि के लिए भी ऐसी वित्तीय योजनाएं जैसे मुद्रा ऋण स्कीम चलाई जा रही है। निश्चित रूप से इनसे न केवल उद्यमिता और स्वरोजगार के विस्तार में सहायता मिली है, बल्कि एक समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए भी ठोस आधार तैयार हुआ है। आशा है कि स्टैंड अप और अन्य योजनाओं की सफलता आगे भी जारी रहेगी और सरकार इनमें वित्त पोषण के लिए तत्पर बनी रहेगी। अगला आलेख है स्वास्थ्य पर संपूर्ण दृष्टि की आवश्यकता। स्वास्थ्य पर संपूर्ण दृष्टि की आवश्यकता। यह आलेख लिखा गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस पर। यह आलेख लिखे हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, जो स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ हैं। आमतौर पर लोग समझते हैं कि हम बीमार थे, ठीक हो गए तो स्वस्थ हो गए, पर स्वास्थ्य का मतलब यह नहीं है कि रोग का अभाव स्वस्थ नहीं है। बीमारी का नहीं होना स्वास्थ्य है, ऐसा कहना गलत होगा। स्वास्थ्य की परिभाषा यह है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक कल्याण यानी वेलनेस स्वास्थ्य है। यानी इतने पहलुओं में हमारा अच्छा होना जरूरी है। स्वास्थ्य कहे जाने के लिए आयुर्वेद में इस प्रकार स्वास्थ्य को परिभाषित किया गया है। शम दोषा क्षमाग्निश्च शमधातु मल्लक्रियः प्रसन्नः आत्मे निंद्राये मनः स्वास्थ्य इत्यभिधीयते, अर्थात जिसमें दोष, धातु, मल एवं अग्नि शम हो और जिनकी इंद्रियां, मन एवं आत्मा प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है। इन सभी की शम अवस्था में होना ही स्वास्थ्य है। कोविड के दौरान चर्चा हो रही थी कि कैसे इम्यूनिटी बढ़ाया जाए, पर इम्यूनिटी का बढ़ाने या घटाना दोनों ही स्वास्थ्य नहीं है। चिकित्सा विज्ञान का कहना है कि स्वयं को समानता, संतुलन और समन्वय में रखना चाहिए। जिस स्थिति में आप हैं उसी स्थिति में बने रहना स्वास्थ्य है। वह स्थिति यह है कि प्रकृति ने जैसा आपको बनाकर भेजा है, आप उस अवस्था को बरकरार रखें, मतलब तंदुरुस्त रहें, सीधे चलते रहें, मोटापा नहीं आए। अब सवाल यह है कि क्या डॉक्टर या सरकारी मंत्रालय स्वास्थ्य की इस परिभाषा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।
इनकी सारी व्यवस्था बीमारियों के नियंत्रण एवं उपचार पर केंद्रित है। वेलनेस और बचाव पर भी बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। डॉक्टर शब्द जिन लैटिन शब्द डासियर से निकला है, उसका अर्थ है शिक्षक, चिकित्सक, समाज या शिक्षक हो, समाज का चिकित्सा समाज का शिक्षक हो, समाज को स्वस्थ रखे और आवश्यकता होने पर उपचार करे। तो सबसे पहले हमें स्वास्थ्य की समुचित परिभाषा को निर्धारित करना होगा। जब लोग स्वस्थ रहेंगे तो हमें अस्पताल की ज़रूरत कम रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से हम उसी देश को सफल मानेंगे जहां अस्पताल की आवश्यकता कम होने लगे। अभी हम चिकित्सा व्यवस्था को स्वास्थ्य सेवा कहते हैं। अब वेलनेस सेंटर की बात भी हो रही है, लेकिन चाहे वे निजी अस्पताल हों या सरकारी, उनमें एक भी कोना ऐसा नहीं मिलेगा जहां वेलनेस या स्वास्थ्य के लिए सलाह दी जा रही हो। ऐसे में वर्तमान व्यवस्था को स्वास्थ्य सेवा न कहकर बीमार सेवा कहा जाना चाहिए। अगर हम वेलनेस की बात कर रहे हैं तो अस्पताल में सबसे पहले और महत्वपूर्ण कोना वह होना चाहिए जहां एक स्वस्थ व्यक्ति जाए और वहां उसे यह सलाह मिले कि वह इसी तरह आगे भी अपने स्वास्थ्य कैसे रख सकता है। सलाह देने वाला डॉक्टर स्वयं भी मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ज्ञान की दृष्टि से परिपक्व हो और उसमें लाभकारी ज्ञान देने की इच्छा शक्ति हो। ऐसी व्यवस्था होने से आने वाले समय में हमारे देश पर बीमारी के बोझ और वित्तीय बोझ में बड़ी कमी आएगी। अभी चाहे रोगी अपने जेब में खर्च करे या सरकारी अस्पताल में खर्च हो, भारी मात्रा में राजस्व खर्च हो रहा है। सच यह है कि हमारे देश में या दुनिया में अन्यत्र बीमारियां बहुत हैं और उनके निदान के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अमेरिका में 53% यानी आधे से अधिक लोग वेंटिलेटर पर मरते हैं। इससे मैं वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता कहूँगा। पहले भी हमारे बुजुर्ग मरते थे, घर में हैं, बहुत अधिक आयु के हो गई हैं, किसी दिन सोए तो फिर नहीं उठे। मरना तो सबको है, पर घुट घुट कर मरना, वेंटिलेटर पर मरना उचित नहीं है। आयुर्वेद के आचार्य चरक ने कहा था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी व्याधि से भेंट करनी पड़ेगी। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जितनी बड़ी संख्या में लोग जो बीमार हो रहे हैं और गंभीर रोगों से जूझ रहे हैं, उस संख्या को हम कम करने का प्रयास करें। समाधान के लिए व्यापक उपाय करने होंगे। एक एक कोने को ठीक कर हम सफल नहीं हो सकेंगे। पहला कदम वेलनेस का होना चाहिए, फिर बचाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तीसरा कदम शुरुआती चरण में ही बीमारियों की पहचान करना होना चाहिए। ऐसा होने से खर्च कम हो और ठीक होने की संभावना अधिक होगी। इसके बाद स्वास्थ्य सेवा की समुचित और सस्ती उपलब्धता की बात आती है। जब मैं चिकित्सा की पढ़ाई कर रहा था, तब जिसका उपचार कहीं नहीं होता था वह मेडिकल कॉलेज आता था और गंभीर से गंभीर बीमारियों का उपचार होता था। आज अगर कहीं उपचार नहीं हो पाता तो लोग बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों का रुख करते हैं। सरकारी संस्थानों के प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है तथा यहाँ प्रतिभाशाली चिकित्साकर्मियों को लाने के प्रयास होने चाहिए, जो या तो पलायन कर जाते हैं या निजी अस्पतालों में चले जाते हैं। सरकारी संस्थान केवल बजट देने से बेहतर नहीं होंगे, ठोस नीति भी बनाई जानी चाहिए। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की व्यवस्था के बारे में सोचने का समय आ गया है, जिससे किसी बीमारी को यह सोचने की मजबूरी नहीं रहे कि उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसका उपचार कैसे होगा। इसी प्रकार सभी तरह के दवाओं और उपकरणों के दामों को नियंत्रित करने की जरूरत है। अगला आलेख है गिरने का अभ्यास। गिरने का अभ्यास यह लिखे हैं राकेश सोहम, जो एक टिप्पणीकार हैं। उठने के लिए गिरना जरूरी है। यह बात जरा उल्टी सी जान पड़ती है। जब उठना ही है
तो फिर गिरा क्यों जाए। एक सहकर्मी दफ्तर में गिर पड़े। लोग दौड़े और उन्हें होश में लाने की कोशिश की। होश में आने पर उन्होंने बताया कि कई दिनों से वह ठीक से सोए नहीं हैं, उन्हें नींद नहीं आती, बहुत प्रयास के बाद भी रात भर जागते रहते हैं। वह अनिद्रा की शिकार हैं। इन दिनों बहुत से लोग अनिद्रा से ग्रसित हैं। इस बीमारी से महानगरों को अपनी चपेट में ले रखा है। अब तो गांव में भी यह बीमारी पैर पसार रही है। चिकित्सक मानते हैं कि आधुनिक जीवनशैली इसका मूल कारण है। असमय खान-पान, देर सवेर बिस्तर पर जाना, नशे का सेवन, जीविकोपार्जन के लिए आधारभूत आवश्यकता से अधिक कमाने की होड़ और व्यर्थ की चिंताएं शहरी जीवनशैली में रच बस गई हैं। ये सब बातें अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से गुत्थी हुई हैं। अतः इन सब से बचने का कोई उपाय भी नज़र नहीं आता। भलाई इसी में है कि संकल्पित होकर आवश्यकताओं को कम किया जाए। वह तरतीब दिनचर्या में समुचित सुधार लाने की कोशिश होती रहे। पर्यावरण प्रदूषण भी दूसरा सबसे बड़ा कारण है। शहरी हवाओं में पेट्रोल डीजल की गंध और कीचड़ से बजबजाते नालों की बदबू तैरती रहती है। महानगरों में रोजमर्रा के उपयोग से एकत्रित कचरे को आबादी से दूर डंपिंग एरिया में संग्रहित किया जाता है। न केवल महानगर बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी डंपिंग जोन के आसपास रिहायशी कॉलोनियाँ बस गई हैं, जिनमें बदबूदार हवा की समस्या अधिक है। बढ़ते वाहनों के उपयोग से भी वायु बुरी तरह प्रदूषित हो रही है। अनिद्रा से परेशान होकर सहकर्मी ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने समझाया कि चिंता की कोई बात नहीं है, अनिद्रा कोई बीमारी नहीं है। बिस्तर में जाते समय ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि नींद नहीं आ रही है। ऐसा सोचने से नींद और दूर भाग जाती है। नींद के लिए तो बस नींद में गिर जाना होता है। डॉक्टर की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। तब डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए समझाया, देखो, जैसे प्यार करने के बारे में व्यक्ति को सोचना नहीं पड़ता, वह तो बस प्यार में पड़ जाता है। ऐसा मानो कि वह प्यार से गिर जाता है, इसलिए सोचो मत, बस नींद में गिर जाओ, खुश रहो। डॉक्टर की चिंतनपरक बातें अनिद्रा से परेशान लोगों के लिए संभावनाएं जगाती है। एक तार्किक चिंतक के अनुसार जो गिरते हैं वही उठने का साहस जुटा सकते हैं। बिना गिरे उठना संभव नहीं। उठने के लिए गिरना पहली और दूसरी शर्त है। इसलिए जो उठना चाहते हैं उन्हें पहले गिरने का अभ्यास करना चाहिए। गिरना प्रकृति का नियम भी तो है। अगला आलेख है ब्रेक्जिट बाद सुनक को मिले नए सहयोगी। ब्रेक्जिट बाद सुनक को मिले नए सहयोगी। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की वापसी के बाद वहां से कंपनियां अन्य यूरोपीय राजधानियों में जाने लगीं। निवेश बाहर जाने लगा। बेशक वैश्विक महामारी यूरोप में खुला सशस्त्र संघर्ष और आसमान छूती महंगाई ब्रिटेन की पीड़ा को कम नहीं होने दे रही, पर कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि ब्रिटेन ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी CPTPP के व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होकर एक दुर्लभ जीत हासिल की है। इस ट्रेड ब्लॉक में पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम और कनाडा शामिल हैं। हालांकि प्रशांत क्षेत्र से ब्रिटेन की दूरी बहुत अधिक है। ऐसा लगता है कि ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन ने EU जैसे एक विशाल, अच्छी तरह स्थापित मुक्त व्यापार क्षेत्र, जहां राष्ट्रों का ध्यान धनी समूह है,
जहां राष्ट्रों का धनी समूह है के बीच एक दूर व नवजात समूह के लिए सदस्यता की अदला बदली की है, जिसके कुछ सदस्यों की प्रति व्यक्ति आय यूरोपीय ब्लॉक का एक अंश है। इस नए संगठन को बांधने वाला सामान्य धागा महासागर के पार व्यापक है। CPTPP पर हस्ताक्षर करने वाले देश 500 मिलियन लोगों के घर हैं, जो EU की अनुमानित जनसंख्या के समान है, पर ब्रिटेन के लिए प्रभाव सीमित होने की संभावना है। आधिकारिक अनुमान है कि सदस्यता से भोजन, पेय पदार्थों और करों के निर्यात पर शुल्क में कटौती होगी और 10 वर्ष बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष लगभग $2 बिलियन जुड़ेगा। ब्रेग्जिट से ब्रिटेन की GDP में 4% की गिरावट का अनुमान है। फिर भी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने CPTPP समझौते की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह ब्रेग्जिट बाद की हमारी स्वतंत्रता के वास्तविक आर्थिक लाभों को प्रदर्शित करता है और ब्रिटेन को प्रशंसा अर्थव्यवस्थाओं की गतिशील एवं बढ़ते समूहों के साथ खड़ा रहता है। अगला आलेख है सरकारी स्कूलों पर लौटा भरोसा। सरकारी स्कूलों पर लौटा भरोसा। आम धारणा है कि निजी स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से अधिक तेज होते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के छात्रों ने बिहार बोर्ड के आए परीक्षा परिणाम में मिथक को तोड़ा है। इस बार सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने निजी स्कूलों के बच्चों से बेहतर किया है। इसके कारण सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। अभिभावकों ने बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में कराया है। बिहार में 2021 में 3.5 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है, इसलिए सरकार को बेहतर शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। अगला विषय है ऑनलाइन जुआ पर रोक जरूरी। ऑनलाइन जुआ पर रोक जरूरी। वैसे तो कानून की नज़र में जुआ खेलना और सट्टा लगाना अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन आजकल ऑनलाइन जुआ खेलने में भारत में लोगों को इसकी लत सी लगती जा रही है। जुआ खेलने के लिए कई ऑनलाइन ऐप आ गए हैं। Dream11, My11 सर्कल, MPL, रमी जैसे बड़े बड़े ऐप पर सरकार खामोश है। इसका नतीजा यह है कि युवाओं को कंपनियां लूट रही हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े स्टार इन ऐप का प्रमोशन करते हैं। सरकार को इन ऐप को भी एक सीमा में बांधना चाहिए। अगला आलेख है भगवान की संपदा। भगवान की संपदा। माया का अर्थ भगवान की ऊर्जा है। माया का अर्थ भगवान की ऊर्जा है। माया को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, महामाया और योग माया। यह भी समान ऊर्जा है। संसार का भौतिक रूप भगवान की ऊर्जा है। इस ऊर्जा के भीतर की सारी अभिव्यक्ति समय के प्रभाव में है, इसलिए अस्थायी है। आध्यात्मिक ऊर्जा तो सद चित आनंद है, जो आंतरिक है। यदि हम संसार को भगवान की ऊर्जा के रूप में या कृष्ण की संपदा के रूप में देखते हैं, तो हम इसके सच्चे आध्यात्मिक प्रकृति को देख रहे हैं। पर यदि हम इसे भगवान से जोड़कर नहीं देख रहे हैं, तो हम इसे यह मेरा और यह तुम्हारा है के भाव से देख रहे हैं। हर धर्म मानवता पर भगवान की कृपा की अभिव्यक्ति है, जो हमें यह समझ देती है कि हम सब भगवान की संतान हैं। प्रत्येक जीवन भगवान की पवित्र संतान है। सब कुछ भगवान की संपदा है और हम सब एक परिवार की तरह हैं। यह सोच समझाती है कि संसार में सब कुछ ऐसा या स्वार्थ रहित सेवा के उद्देश्य से बनाया गया है। यह हमारा भगवान के प्रति परम कर्तव्य है कि उनकी पवित्र संपत्ति के रूप में जो भी संसार में है, हम उनका सम्मान करें तथा आत्मा की सेवा में इसका प्रयोग करें।
यदि आपके पास व्यापार, घर, परिवार, धन संपत्ति है तो यह सब भगवान की संपत्ति है। भगवान की इच्छा के साथ सद्भाव में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो जितना संभव हो शुद्ध रूप में रहे। एक बेहतर दुनिया के लिए निर्माता के रूप में हमें एक उचित धारणा और एहसास से इस संसार का निर्माण करना चाहिए। हमें अपनी चेतना से निर्माता बनने की आवश्यकता है, क्योंकि हम वास्तव में कृष्ण की सुंदरता, महानता और प्यार को समझते हैं। इसलिए हम संसार की सारी चीज़ों को लोगों की चेतना बढ़ाने और कृष्ण की सेवा करने के सुनहरे अवसर के रूप में देखते हैं। बेहतर जीवन शैली की रचना के लिए हमें समझना है कि जिस संसार में हम रह रहे हैं वह कर्ता की संपदा है, और यह हमारा कर्तव्य है कि हम पृथ्वी की देखभाल करें तथा यहाँ हर किसी के रहने के लिए एक बेहतर जीवन स्तर का निर्माण करें। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।